कैसे आदित्य जी? काफी सारे आप आए, दर्शक हैं। आप आए बिल्कुल बिल्कुल वाह। सही है, बिल्कुल अच्छे है। इंतजार आप ही का था। तो धन्यवाद चलो, हमसे जुड़ने मजा आ के गया लिए। सबको दोनों को देखकर। अब अभी तो मजा आने वाला है। हाँ अब जी सर। अब शुरू शुरू हुआ ही कहाँ है। तो अरे मेरे प्रदीप जी। दिमाग से हट गया, मैं गेस्ट आके घर पे, वो मेरे दिमाग से चला गया कि 8 बजे लाइव जाना है। अच्छा, कोई बात नहीं। हमने कुछ ज्यादा शुरुआत किया ही नहीं। बस अभी पार्टी तो शुरू हुई है। तो प्रदीप जी, और अच्छी आप बात है, इंट्रोडक्शन। श्री गणेश तो विश्वास जी से होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। श्री बिस- गणेश, श्री गणेश, बिस- चलिए कोई बात नहीं। अच्छा प्रदीप जी, ओवर टू यू। आप हाँ जी अपना सर। सेशन चालू रखिए। बिस्वाल जी एक बहुत बड़े कलाकार है, जिनको पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जाने जाते हैं। और आदित्य सर, आपका काम, मतलब आपने वैसे वैसा काम प्रोड्यूस किया है। बहुत सारे मूवीज के जो मेन कैरेक्टर है, आपने डिजाइन किया है, काफी सारा काम किया है। और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब मैं छोटा था तो आपके ही किताब से हमने सीखा है आदित्य सर। बिल्कुल। हाँ, तो ये सवाल था नहीं सर, ये सिर्फ हमने बताया है। जी। सवाल ये है, सबसे पहला सवाल मैं विश्वास जी से करना चाहूंगा। पेंटिंग में आपने जो मुकाम हासिल किया है वो सभी जानते हैं। पेंटिंग के अलावा आपके पास एक और गुण है, वो है गायकी का। जरा कुछ प्रकाश डालेंगे इस बारे में? ये मुझे लगता है कि नहीं, मैं तो गायकी में मैं रुचि रखता हूँ। मैं म्यूजिक बहुत सुनता हूँ। बचपन से ये शौक रहा है। और मुझे लगता है कि जितने भी कलाकार होते हैं, अमूमन जिनके साथ मैं संस्पर्श में आया हूँ अभी तक, मैं सभी में ये जो म्यूजिकल साइड है, ये मैं ऑब्जर्व किया हूँ। आप मिलिंद मुलिक जी की बात ले लो, मिलिंद भाई की बात ले लो, ही इज ए वंडरफुल गिटारिस्ट। प्रोबेबली आप अगर उन्हें कोई ऑर्केस्ट्रा में अगर गिटार पकड़ा दोगे तो शायद वो प्रोफेशनल ढंग से वो प्ले कर लेंगे। और तो इसी तरह जैसे मैं बाहर जाता हूँ, मैं टर्की जाता हूँ, मैं इस्तांबुल में देखा हूँ, जितने भी आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं, वो सभी म्यूजिकली इंक्लाइंड होते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो आर्टिस्ट जो होते हैं, वो म्यूजिक के साथ उनका बड़ा जबरदस्त ताल्लुकात रहा है। ये हमें इंस्पिरेशन देता है। और बाकी में गाता, बाथरूम सिंगर जैसे कहते हैं ना, आप मुझे उस कैटेगरी में ले सकते हैं। मैं मन बहलाने के लिए गाना गा लेता हूँ। बट मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पैशन जिसको कह सकते हैं, बाकी आप ऐसे कहेंगे तो मैं नाच भी लेता हूँ। ठीक है। तो कहने का मतलब मुझे लगता है कि ये जो कला है ना, कला के एक डिफरेंट आयाम है। और मैं इसे एंजॉय करता हूँ। बाकी आज की जो डिस्कशन होगा, बजाय गाने, बजाय डांस के, हम बात करेंगे हार्ड कोर आर्ट के बारे में। बिल्कुल। चूंकि हमारे साथ जो मास्टर है आदित्याचार्य जी है। क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर इंडिया में कोई एनाटॉमी के मास्टर अगर कहलाएंगे, रियल मास्टर, प्रोबेबली वो आदित्य सर। आदित्याचार्य जी होंगे। विश्वास बिल्कुल। जी। और मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो भी मुझे अक्सर पूछते हैं, सर एनाटॉमी स्टडी करनी है तो क्या करना है, मैं आदित्य जी का मैं नाम लेता हूँ। इनफैक्ट ये मैं ये जब ये तो विश्वास कोई जी का प्यार है। हाँ मैं विश्वास जब जी, कोई ये तो आपका फिगर, प्यार है। अच्छा आपकी बारी आएगा, मुझे कहने तो दो। अच्छा, ठीक है। तो इनफैक्ट जब मैं पेंटिंग करता हूँ जिसमें एनाटॉमी करना होता है, प्रोबेबली मेरा जो थॉट है वो एकाएक चला
जाता है बेंगलोर में बसे हुए आदित्याचारी की तरफ। अगर आदित्याचारी मेरे पीछे में होते, वो देख रहे होते, तो उनकी मन में क्या रिएक्शन हो रहा होता। मैं अब ये सोच करके मैं कभी कभी एम्बारस हो जाता हूँ। मैं इस कदर उन्हें मैं इज्जत करता हूँ उनकी एनाटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। तो ये हमारा सौभाग्य है, आज हमारे साथ आदित्य जी जुड़े हैं, तो हम उनसे भी बहुत सारे जानकारी भी हासिल करेंगे। और इस माध्यम से ना केवल हम, बल्कि हमारे साथ जो जुड़े हुए अभी हो गए 139 दर्शक अभी हो गए हैं। अब ये सब उनका भी कुछ इंस्पिरेशन उनसे लेंगे। तो डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए प्रदीप, आपका सवाल नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल मेरा आदित्य सर से। आदित्य सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप डिजिटल वर्ल्ड में फ्यूचर को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक हाथ का काम है, एक तो वही काम कंप्यूटर में ट्रांसफर करके नए आयाम बनाना, डिजिटल वर्ल्ड। राइट राइट राइट। तो देखो कैसा है ना, जब भी शुरू किया कॉलेज के बाद भी हम लोग भी तब कंप्यूटर से बहुत जुड़े हुए नहीं थे। हम लोग हाथ से ही काम करते रहे पहले। तो जब भी कंप्यूटर आया नया नया, तो थोड़ा हम लोग को भी दिल में थोड़ा सा डर पैदा हो गया कि अभी हमारा क्या हो जाएगा, हाथ से काम करने वालों को क्या हो जाएगा। तो हमने जो सोचा कि देखो जैसे दुनिया आगे जा रही है, नई नई चीजें आ रही है। जैसे आज आप देखोगे एआई आ रहा है, बराबर है, अभी बहुत सारी चीजें एआई में क्रिएट हो रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे लाइफ और जो टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, हमें भी उस चीज को अडाप्ट करना चाहिए। अगर हम उसको अडाप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जो है डिजिटल को भी थोड़ा सा अडाप्ट करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट, डिमांड्स आते हैं। अगर आप बोलो कि नहीं भाई मुझे डिजिटल नहीं आता, तो क्लाइंट और किसके पास चला जाएगा, समझ लो। और डिजिटल ये सिर्फ एक मीडियम है, जैसे हम लोग बोलते हैं वाटर कलर मीडियम है, एक्रिलिक मीडियम, ऑयल मीडियम, जैसे डिजिटल एक अलग मीडियम है। तो बेसिक जो है आपका जो नॉलेज है, वो जो है वो आपको आना तो जरूरी, मतलब जैसे आप एनाटॉमी बोलो या कलर सेंस बोलो, फंडामेंटल्स ऑफ जैसे पर्सपेक्टिव है, शेड एंड लाइट, वो तो आपको आनी ही चाहिए। फिर आप डिजिटल में करो या हाथ से करो, जो भी करो, पर जो बेसिक है वो आपको पहले सीखना है अच्छी तरह से। और मैं हर इस पे काम करता हूँ, डिजिटल भी करता हूँ और ट्रेडिशनल भी करता हूँ। अब जैसे मैं कैरेक्टर डिजाइन बनाता हूँ कुछ मूवीज के लिए, तो उसमें ऐसा होता है कि मैं कोशिश जितना हो सके मैं उतना हाथ से करता हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से करने में जो मजा आता है वो डिजिटल में उतना मजा नहीं आएगा आपको। बराबर, जैसे आप कलर मिक्सिंग करते हो, उसमें आपको रंगों के से खेलते हो, तो वो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले हाथ से थोड़ा कर लेता हूँ, फिर उसको डिजिटल में स्कैन करके फिर उसको डिजिटली और उसको एनहांस करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है डिजिटल, लोग जो सोचते हैं ना कि डिजिटल वर्क किया है तो थोड़ा सा उसको कोई 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 कभी कोई वैल्यू नहीं देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। डिजिटल एक सिर्फ एक अलग मीडियम है, जैसे अलग मैंने बोला एक्रेलिक मीडियम है, ऑयल है, जैसे डिजिटल एक अलग मीडियम है जिसको भी एक कदर देनी चाहिए। होता, मैं एंजॉय नहीं करता, मैंने किया हूँ। नहीं 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 हालांकि नहीं, कुछ विश्वास लोग नहीं। उसको पसंद भी करते हैं, ब्रश और कुछ लोग कलर से उसको। खेलते हैं आप, ब्रश और कलर जी से खेलते हैं। हाँ। जी, बिल्कुल। मुझे उसमें जो आनंद आता है वो इतना ज्यादा है बिल्कुल। कि मैं किसी, कहते हैं ना, अगर आप अपनी शादी में अपनी पत्नी के प्रति डेडिकेटेड, उसमें आप खुश है, तो शायद आप कहीं और देखेंगे नहीं। तो कुछ इस तरह का बात है मेरे साथ। आप तो आई एम आपने हैप्पी विथ आपने बहुत ही द काइंड ऑफ आर्ट वर्क दैट आई एम डूइंग। आप बिल्कुल सर। नहीं नहीं बिल्कुल, नहीं नहीं, विश्वास जी जो बोल रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो चीज में आपको आनंद आ रही हो ना, अब उसके आप उससे और लगन और प्यार उससे करो ना, तो वो चीज आपको और बहुत सी चीजें सिखाती है। हाँ जी बिल्कुल सर। सही बोल रहे हैं बिल्कुल विश्वास जी, सर। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल आ, सही है। पर कहते हैं ना, जैसे अभी डिमांड
जैसे मैंने बताया कि जैसे अगर आपको कोई सामने वाला पूछ रहा है भाई ऐसे हमको करके चाहिए, तो हमारे पास और जरिया नहीं कि भाई सीख लो भाई, क्योंकि उनको देना है हमें करके। बिल्कुल सर। तो सर मेरा दूसरा सवाल हम्म, विश्वास जी से, आ, क्या किसी बच्चे को अगर कला विद्यालय में भर्ती नहीं मिलता, मतलब सेल्फ टॉट पेंटर है, मेरे कई सारे जानने वाले पेंटर है, सेल्फ टॉट पेंटर, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है, सेल्फ टॉट पेंटर, क्या उस कलाकार को क्या करना चाहिए? सेल्फ टॉट पेंटर, मैक्सिमम पेंटर जो होते हैं कला विद्यालय में भर्ती नहीं मिलता, अपना पूरा का पूरा लाइन ही अलग कर देते हैं। विशाल जी। आ, आ, देखिए, मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जवाब नहीं दूंगा। जवाब बहुत बोरिंग है। वो यह है कि हमें मेहनत करनी है, ठीक है। इसमें कोई मैं ग्लैमराइज नहीं करना चाहूंगा। इट इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर पैशन। आप कितने पैशनेट है, आप कितने मेहनत कर सकते हैं, कितने जुनून के साथ आप अपना आर्ट को लेते हैं। मैं रेलवे जब मैं काम करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट जब मैं काम करता था, मैं काम जैसे मैं काम खत्म करके मैं घर पहुंचता था, मेरा व्यक्तित्व बदल जाता था। उस समय मैं एक कलाकार बन जाता था। मैं पूरी समय वहीं देता, मैं कभी कभी सोता भी नहीं था, क्योंकि मुझे पेंटिंग करने में जो आनंद है ना, जो मजा मैं लेता था, तो उसके सामने एवरीथिंग पेल इन कंपैरिजन टू दैट। तो इसीलिए मैं जो कला को मैं कभी आज ए प्रोफेसर मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कला को एक पूजा की तरह देखा, एक इबादत की तरह देखा, जिसमें मुझे सुकून मिलता हो, जिसमें मुझे आनंद मिलता हो। ये ऐसा होता है ना, जैसे कि एक बच्चा को क्या चाहिए होता है, एक मिठाई चाहिए होता है, एक आइसक्रीम चाहिए होता है, एक खिलौना, नया खिलौना चाहिए होता है। जो फीलिंग उसको आता है उसके साथ खेलने में, उसको खाने में, तो मुझे कुछ इस तरह का आनंद मिलता है जब मैं पेंटिंग कर रहा होता हूँ। तो सवाल है कि आप उससे कितना एंजॉय करते हैं। जब तक आप एंजॉय कर रहे होते, आप ये जो आप कर रहे हैं उसमें आप महारथी हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें आपकी स्टाइल डेवलप हो रहा होता है, तो आप ऑटोमेटिक आप आर्टिस्ट हो ही जाते हैं। तो आपको आर्टिस्ट बनना नहीं पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना, ये आर्टिस्ट की जो जर्नी होती है ना, ये एक जर्नी ही होती है, इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं होता। हम कोई डेस्टिनेशन तय नहीं करते, कि मैं ये नहीं सोचता हूं कि मैं ये करूंगा, अगर इस लेवल में पहुंच गया तो मैं प्रोफेशनल बन जाऊंगा। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, आपकी कला डिसाइड करेगा। उसके लिए आपको बस करते रहना है, काम करेंगे। काम करते करते आपकी कामों में इतनी खूबसूरती आ जाएगी, इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी, उसमें कंपोजिशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो आप एक प्रोफेशनल को भी आप मात दे सकते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि कला स्टूडेंट्स को कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहिए, गलत मत समझिए। वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास समय है, तो वो जाके पढ़िए। क्योंकि जो गलतियां मैंने 100 गलतियां करके जो मैंने सीखा, शायद उनको वो 100 गलतियां ना करना पड़े, ठीक है। तो उन्हें तो एकेडमिक की राइगर्स में जाना पड़ना चाहिए। हर बंदा को, भले वो सेल्फ टट हो या एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, उसे आर्ट हिस्ट्री के बारे में जानकारी रहना चाहिए। आर्ट हिस्ट्री पढ़िए। आर्ट का जो ग्रोथ हुआ है रेनेसां के समय से, दा विंची, माइकल एंजेलो के समय से जो जो भी ग्रोथ हुआ है, इवन केव आर्ट से लेकर आज तक जो भी हुई है, उसका आप हिस्ट्री का पढ़िए जरूर। तो उसमें आपको बहुत कुछ, आपका कहते हैं ना, ये जो दरवाजे आपके खुल जाएंगे, और आपका जो आर्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। आपका आर्ट के प्रति जो आप जिस हिसाब से आप आर्ट को देखते हैं, उसे जिसे आप डिफाइन करते, आपका डेफिनेशन, आपका नजरिया ही बदल जाएगा। वो आपको काम में भी दिखेगा। इसीलिए जो भी सेल्फ टट आर्टिस्ट हैं, वो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि मजबूरी से वो सेल्फ टट आर्टिस्ट हैं, क्योंकि वो हो सकता है एक डॉक्टर है। मेरे साथ कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे प्रोफेशनल्स
जो कि कुछ अलग काम करते हैं, वो मेरे साथ बैंकर्स है, मेरे साथ लॉयर्स है जो कि बहुत अच्छा आर्ट है, पुलिस है, पुलिस में है, मिलिट्री में काम करते हैं, फौज में, ठीक है, वो लोग अपने पेंटिंग करते रहते। तो ये बाय डिफॉल्ट ये लोग सेल्फ कर, जैसे मैं रेलवे में जॉब करता था, लेकिन साइड बाय साइड में पेंटिंग करता था, लेकिन अपने पैशन को मैं इस कदर लेके गया कि मैं उसको एक प्रोफेशनल, जिसको आप कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूं, एक प्रोफेशन का आप दर्जा आप खुद दे देते हो। तो दुनिया में मकाम हासिल करने के लिए इतनी डेडिकेशन, इतने पैशन, इतने प्यार आपके काम के लिए चाहिए, तब एवरीथिंग इजी हो जाता है। शायद मेरा जो एडवाइस, जितने भी सेल्फ टच बनना चाहते हैं, ये बाय डिफॉल्ट आप हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि 60 साल के ऊपर भी है, 70 साल के ऊपर है, लेकिन इसको पैशन के हिसाब से देखते हैं। मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पैशन को इस कदर ले जाइए, इतना प्यार करिए कि दुनिया आपके सामने हार मान जाएगा। ओवर टू यू आदित्य जी, अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। नहीं, एक्चुअली आदित्य आप सर के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो कि कैसे है कि आप हर एक का एक्सपीरियंस है। जैसे विशाल जी बता रहे थे कि हम लोग जो है बहुत गिर पड़ के हम लोग आगे आए हुए हैं। हमने बहुत चीजें, वैसे हम लोग इंडस्ट्री हमने चेंज होते हुए देखा हुआ है। और जैसे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, जैसे आज जो कॉलेज नहीं जा रहे और जो हमसे सीख रहे हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं या फिर हमसे ऑफलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, तो हम उन्हें उस वक्त हमारे एक्सपीरियंसेस बताते हैं, हमारे कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जिससे वो चीजें, आपका जो सफर है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाए। जो हमने जो अप्स एंड डाउन देखे, हमने जो स्ट्रगल देखा है कि अगर उस चीज को हासिल करनी है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनको हम लोग एडवाइस ये दिखाते हैं कि हमने जो हमारा स्ट्रगल पीरियड था उसको हम लोग कट डाउन करके हम उनको डायरेक्टली वहां पे आगे लेके जाते हैं कि भाई इसको आप इजीली कैसे अचीव कर सकते हो। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से सेल्फ टॉट आर्टिस्ट और आज जो जैसे काफी सारे आर्टिस्ट ऐसे ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ रहकर, तो उनको ये बेनिफिट्स उठाने चाहिए, उनको ये लेना चाहिए ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ में, ताकि उन्हें वो चीज जल्दी हासिल हो सके। बिल्कुल सर, कॉलेज बिल्कुल। तो बिल्कुल, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, कॉलेज तो करना ही हर एक को करना चाहिए, पर जो आर्टिस्ट है जिनकी उम्र बढ़ गई है, जो कॉलेज कॉलेज नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से उन्हें ऐसे ये जो अपॉर्चुनिटीज है वो जरूर उठानी चाहिए, ताकि उन्हें भी वो चीजें जल्दी हासिल हो, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने कुछ किया लाइफ में। बिल्कुल सर। जब भी उनके पेंटिंग नजर आता है कि उन्होंने अच्छे क्रिएशन किए हैं, तो उनको अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ भाई हमने भी कुछ बनाया, एक ढंग का पेंटिंग बनाया। तो आदित्य सर। हाँ जी, इसका हाँ जी, मतलब प्लीज कि हाँ बोलिए। बोलो। नहीं नहीं, प्लीज आप। नहीं आप बोलिए, सवाल कोई बात नहीं, आप सवाल अच्छा कीजिए। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि आ, कई सारी मूवीज है, जैसे बाहुबली में मेन कैरेक्टर आपने डिजाइन किया है, और कई सारे बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ आपने काम किया है, जैसे एस राजा मौली के साथ काफी सारा काम किया है, हम्म, और आपने गरुड़ा, रामायण, रंग रसिया, युग पुरुष जैसे फिल्मों में काम किया है। कुछ बताएंगे इस बारे में? हम्म। देखो कैसे है ना कि हर एक की जड़ जो है ऑब्वियसली आपके बेसिक नॉलेज जो है, आपके जो फिगर ड्राइंग है, आपका जो पर्सपेक्टिव सेंस है, या फिर आपका कलर एप्लीकेशन का जो स्टाइल है, तो ये सारी चीजों को कोलाबोरेशन करके कैरेक्टर डिजाइन बनता है। तो इसके लिए जो है, जैसे मैंने बताया पहले, मैं जैसे मेरी किताबें बनी फिगर ड्राइंग के ऊपर, पोर्ट्रेट के ऊपर, फिर धीरे धीरे मैं अपना काम पोस्ट करता गया वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे। तो मुझे उन लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया जिनको लगा कि इसका काम एक प्रोफेशन लग रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ भाई इसमें से हमें कुछ अच्छा इनपुट आउटपुट मिलेगा इस आर्टिस्ट से। तो धीरे धीरे जो है, पहले से रंग में मैंने सिर्फ स्केचेस और पेंटिंग्स बनाए थे, जो रवि वर्मा की पेंटिंग्स मूवी बेस्ड थी। फिर वो देख बिल्कुल बिल्कुल। के राजमौली ने देखा कि
इसने कुछ अच्छा काम है इसके पास। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कैरेक्टर डिजाइन बना सकते हो? मैं बोला हाँ मैं बना सकता हूँ। और वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी जहाँ पे मैंने फर्स्ट कैरेक्टर डिजाइन किया था, बाहुबली में। दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और सुपर डुपर हिट। डेफिनेटली इट वाज वेरी सक्सेसफुल। हाँ, हम्म। काफी सक्सेसफुल रही। उसके बाद में काफी डायरेक्टर्स मुझे फिर अप्रोच करना शुरू किया उन्होंने। फिर कैसे होता है ना कि जो कैरेक्टर आप बनाते हो वो हर एक इंसान के दिल को छू जाना चाहिए। मतलब जैसे आप देखोगे आपको लगेगा कि हाँ भाई ये सच में एक लग रहा है जैसे राणा दुर्गावती था उसमें, जो बल्लाल देव था। तो एक देखते ही लगता है कि हाँ भाई ये नेगेटिव कैरेक्टर है। प्रभास है उसमें जो बाहुबली बना हुआ है, तो वो देख के लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान है, जो जो मुझे लगता है कि ऐसा राजा होना चाहिए, शिवगामी जो है। तो इन चीजों को जब डिजाइन करते हो तो उसके पीछे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बहुत सर सारी चीजों का बिल्कुल। एक्सपीरियंस, राइट फ्रॉम ज्वेलरी डिजाइन, राइट फ्रॉम एनाटॉमी, राइट फ्रॉम कैरेक्टर्स। मतलब आप जैसे आप रोड पे चलते हो तो आपको हजारों लोग एक साथ अलग अलग दिखते हैं, बराबर है? तो वहां बिल्कुल से भी मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूँ कि हाँ भाई ये थोड़ा मुझे दिखने में लगता है कि बहुत चालाक इंसान होगा, ये मुझे उल्लू बनाएगा जरूर। बराबर, आप जब भी रोड पे चलते हो या फिर आप उस इंसान से बात करोगे जो आपको सही जवाब देगा, आप किसी को जाके कुछ सवाल नहीं करोगे, आपको लग रहा है कि ये ढंग का इंसान है, यही मुझे बराबर जवाब देगा। तो ये जो सारा कैरेक्टर जो ऑब्जर्वेशन है, ये आपको जब भी आप चलते हो रोड पे, जब भी आप मार्केट में जाते हो या फिर कहीं पे आप रेलवे स्टेशन बैठते हो, तो ये चीजों का आपको स्टडी करना है, आपको ड्रॉ करना है। हो सके तो आप ड्रॉ कीजिए, हो सके तो आप वहां पे ऑब्जर्व कीजिए, घर पे आके ड्रॉ कीजिए। तो ये जो स्टडी जो है ना, ये स्टडी धीरे धीरे मेरा और बढ़ता गया, जहां से फिर मैं फिल्मों को ऑब्जर्व करता गया कि वहां पे ये कैरेक्टर क्यों क्यों वहां पे ऐसे डिजाइन किया है, उसको एनालाइज करना है। तो धीरे धीरे मेरा स्टडी और बढ़ता गया और फिर मैं चीजों को और इम्प्रोवाइज करता गया। बाकी बाद में मैंने काफी सारी फिल्में की जो अभी आने वाली हैं। हिरण्यकश्यप है, गरुड़ा है, रामायण है, फिर बाद में संघमित्रा है। और काफी सारी फिल्में अभी तो उनको मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि दे आर वेरी कॉन्फिडेंशियल। पर अभी आपको जैसे वो आएंगे तो मैं रिलीज करूंगा, इंस्टा पे अपडेट करूंगा, श्योर। बिल्कुल सर बिल्कुल। बिस्वाल जी, अ, मैंने बहुत सारे कलाकार को देखा है जो बहुत ही कम काम करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रसिद्ध पाने के लिए। काम चाहे कम करे, लेकिन बातें बहुत ज्यादा करते हैं और सोशल मीडिया का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। जरा बताएंगे कुछ इस बारे में, आपको क्या लगता है? इसके जवाब तो खुद प्रदीप आप दे सकते हो, तो इसके लिए मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं। तो ये तो अपने आप में साफ है। और आपने जिस हिसाब से आपने सवाल किया कि इससे जाहिर होती है कि ये चीज गलत है, इसमें बंदा धोखा में रहता है। ही इज इन ए काइंड ऑफ सेल्फ delusion, though he thinks that he is doing something substantial, though he feels that उसको लगता है कि उसकी ईगो की सेटिस्फेक्शन हो रही है। ये बेसिकली एक ईगो राइड होता है। ठीक है, हम अपनी ईगो की वजह से हम चाहते हैं कि हम कैसे काम मेहनत करके हम कैसे प्रसिद्धि हासिल करते हैं। ये हर जगह पे होता है, सोशल मीडिया में खास करके, कि वो चाहते हैं कि कैसे शॉर्टकट टू फेम। ठीक है, और फेम होने के लिए कोई उटपटांग काम करते हैं, कोई दुकान में जाके कुछ ना कुछ उटपटांग हरकत करते हैं, कुछ साड़ी पहन के चले जाते हैं, कुछ नंगा घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ये इस तरह बिल्कुल। का बात हो गई। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर वर्क, योर क्वालिटी ऑफ वर्क दैट विल शाइन अक्रॉस। आप कितना भी कहते हैं कि शब्द कभी है काम के ऊपर में कभी भारी नहीं हो सकता। ठीक है, आपके अल्टीमेटली इट इज योर वर्क, योर सेंसिबिलिटी, your creativity as an artist that you present on the canvas, on the paper, that will speak a lot about you, rather than you speaking about your art. तो ये सबको पता है। और आज की तारीख में हमारे जो जनरेशन है,
जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जो यंग जनरेशन है, उन सबको ये बारे में पता है। इसके लिए वो उनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, और ये गेम भी वो खुद समझ चुके हैं कि ये सही तरीका नहीं। कम समय का बहुत खेल है ये, कुछ ऐसे बोल सकते हैं। आदित्य सर, एक सवाल आपसे है। आप काफी सारी जगहों पे आपने काम किया, जैसे सीनियर प्रोफेसर इन गुरुकुल स्कूल ऑफ डिजाइन जयपुर में आपने काम किया है, और आर्ट एंड डिजाइन मेंटर है एनिमेशन एंड आर्ट स्कूल गोवा के। तो सब कुछ आप किस प्रकार से मैनेज कर लेते हैं? फिल्मों में काम करना, एनिमेशन में काम करना है, और यहाँ पे टीचिंग भी है आपका, कैसे मैनेज कर लेते हैं सारा कुछ? नहीं, कैसा है कि टीचिंग मैंने स्पेशली जैसे स्पेशली जॉब मैंने सिलेक्ट किया था इसलिए ताकि टीचिंग में आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है खुद के लिए भी। जैसे मैं ऑब्वियसली जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा एक सोर्स होना चाहिए जहां से आपको एक रेगुलर एक इनकम आ रहा है मंथली। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल सर। और यहाँ पे फिर अभी आप खुद के टाइम भी आपको ऐसे मिल रहा है कि जहाँ पे आप खुद की क्रिएटिव पेंटिंग्स कर सकते हो। तो उस इससे मैंने वो सिलेक्ट किया था कि मेरे को एक रेगुलर इनकम भी चालू रहे, और साइड बाय साइड में अपना खुद का पेंटिंग कर सकता हूँ मैं अपना खुद के लिए। जैसे मेरे ये फिल्म के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनके लिए मैं उनके कैरेक्टर डिजाइन कर सकता हूँ। अगर मैंने फुल टाइम जॉब लिया, जैसे आप एनिमेशन के जैसे जॉब्स होते हैं जहाँ पे आपको 12-12 घंटे 14-14 घंटे आपको काम करना पड़ता है, तो उसमें अगर आप बिल्कुल सर। काम करोगे तो आपको घर पे आने के बाद आपको सीधे आके सोना ही है, आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आप मेंटली इतना टायर्ड हो जाओगे कि आप खुद के लिए टाइम ही नहीं दे पाओगे। और ये भी सब चीजें मैं कर चुका हूँ लाइफ में। मैंने उतने घंटे भी बाहर जॉब किए हुए हैं, और अभी ऐसे इस मुकाम पे पहुंच गया हूं कि जहाँ पे अभी मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं, मुझे फुल टाइम जॉब नहीं करना है कि एक थोड़ा सा काम कर लिया। अभी तो मैं वो भी नहीं करता हूँ। अब मैंने जॉब अभी सारी बंद कर दी है, एंड आई जस्ट वर्क फ्रॉम माई सेल्फ completely. I make my own paintings, I take ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस, और मेरे फिल्मों के प्रोजेक्ट्स काफी लाइंड अप है। तो अभी मेरे को जरूरत नहीं है कि जाके मैं कहीं पे जॉब करूं। बिल्कुल सर। और जॉब करने का दूसरा एक रीजन ये भी है ना कि जॉब जब भी आप करते हो तो आपको काफी चीजों का इंडस्ट्री का नॉलेज मिल जाता है कि वहां पे अभी करंटली क्या चीजें चल रही है बाहर। और थोड़ा सा कहीं हो सके तो इंसान को थोड़ा सा कुछ साल अगर जॉब करोगे तो सबसे पहले कि आपको टाइम पे डिलीवर कैसे करना है, या फिर जैसे रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट्स की उसको कैसे फुलफिल करना है। फुलफिल करना है, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, तो थोड़ा सा टाइम एक जो बोलते मैनेजमेंट। हैं ना कि डिसिप्लिन भी लग जाता है। तो एक जो यंग टाइम का पीरियड है, अगर कहीं पे लोगों ने थोड़ा सा जॉब भी कर लिया ना तो उसे एक डिसिप्लिन का भी एक थोड़ा सा उनको चीजों का एक रिस्पेक्ट रह जाता है कि और वो भी वो सीख लेते हैं चीजों को। क्योंकि डिसिप्लिन मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। अगर इंसान में डिसिप्लिन नहीं है तो वो चीज कुछ भी वो 100% नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया कि अभी मैं फुल टाइम में फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ, आई वर्क फॉर फिल्म प्रोजेक्ट्स। तो अभी मेरे पास काफी समय है। पहले ऐसे होता था कि मुझे सिर्फ घर पे शाम को आने के बाद मैं काम करता था फिल्मों के लिए, और नाउ आई कैन वर्क एज पर माई स्केड्यूल। मैं अपना टाइम टेबल खुद ही डिसाइड कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। विशाल जी, अ, आप एक ऐसे परिवार से हैं जहां पर आपसे पहले किसी ने ड्राइंग, पेंटिंग, चित्रकारी नहीं की, और उस जमाने में बहुत सीमित साधनों के साथ काम करते थे। तो इसी बारे में कुछ बताइए सर। मैं नहीं, कहीं ना कहीं होंगे, मुझे मैं कह नहीं सकता, हो सकता है मेरे फादर के फादर
मैं कहीं ना कहीं जिन में कहीं रहा हो, परंतु वो ऐसा एक लाइफ का साधन उनका ऐसा रहा होगा कि कभी कला से दूर रहे हैं, कभी उनको पेंसिल नहीं मिला एक लाइन खींचने की, तो वो शायद नहीं निकल पाए। लेकिन मैंने ये नोटिस किया था जब मैं छोटा था, मेरे जो सिस्टर्स थे वो अच्छे ड्राइंग कर लेते थे। मेरे बड़े भाई जो है वो अभी डॉक्टर है, बट अगर उनको आप एक पेंसिल पकड़ा दोगे तो बहुत अच्छा कर लेते। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि शायद हमारा अगर कहीं अगर डीएनए का अगर कहीं हो रिसर्च हो तो पता चले कि हमारे पूर्वजों में कौन कलाकार था। अगर पता नहीं, उन्हें ऐसा भी हो सकता है कि वो कलाकार रहे हैं लेकिन उन्हें कभी डिस्कवर नहीं किया हो, क्योंकि फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे मेरे फादर के जो ये थे, वो लाइनेज में थे। मेरे मदर के भी लाइनेज में थे, वही था कि उनका खेती बाड़ी का ही था, काम था। तो उस समय शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि कला एक चीज है उनके अंदर में। वो कहते हैं ना, एक जहां आपको सेल्फ एक्सप्रेशन का जगह मिलता है आप वहीं करते हो। क्योंकि मुझे अच्छा एजुकेशन मिली, मेरे पिताजी ने स्कूल में पढ़ा है, तो वहां पे मैंने डिस्कवर किया पेंसिल पेन, तो मुझे जैसे माध्यम मिल गया, उसमें मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन आ गया। तो मैं शायद इस तरह का कह सकता हूँ। और दूसरी बात है, ये जो क्रिएटिविटी का जो जुनून है, जो कीड़ा है, ये बचपन से रहा मेरे को। ठीक है, मैं हमेशा चाहता था कि मुझे जो खुशी मिलती थी इसी से ही ज्यादा मुझे खुशी मिलती थी कि मैं कहीं भी मैं नदी में जाता था, नदी के जो गीले रेत होता है उस पे लकड़ी में खींचना, मेरी माँ का जो चूल्हा होता था चूल्हा में अंगार से लकीर उतारना। तो ये एक सेल्फ एक्सप्रेशन था, वो मेरा शुरुआत वहीं से हुई थी। मैं हमेशा कहता हूँ जो भी इंटरव्यू होता है कि मेरी जो शुरुआत माँ की जो चूल्हा होता है ना, आज मदर्स डे पर मैं अपने माँ को याद कर रहा हूँ। और इस माध्यम से दर्शकों को और एक बार बधाई भी देता हूँ और अभिनंदन मदर्स करता डे। हूँ मदर्स डे पर कि मेरी माँ तो नहीं रही। मेरी माँ 2016 को चल बसी इस दुनिया से। तो मैं याद करता हूँ हमेशा कि माँ का वो जो चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा था, उसमें मैं जो रियल जो चारकोल होता है उसी से मैं लकीरें खींचता था, उसमें फूल पत्ते पौधे बनाता था। माँ के हाथ का डांट भी खाता था उसके लिए। तो शुरुआत कुछ इस तरह का था। मैं कह नहीं सकता मेरे पूर्वजों में किसी में वो कला का हुनर था या नहीं था, बट ये मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो जुनून है, जो पैशन है, वो हमेशा बरकरार रहा। मुझे लगा कि भगवान मुझे इस दुनिया में भेजा है पेंटिंग करने के लिए, कलाकारी करने के लिए। उसका कोई नाम नहीं दे पाता था कि ये प्रोफेशन भी हो सकता है, आर्टिस्ट एक प्रोफेशन है, इसमें क्रिएटिविटी, ये सब हमें कुछ पता नहीं था। मुझे रंगों में, मुझे चित्रों में, मुझे रेखाओं में मुझे आनंद दिखता था। तो मैं इसीलिए मैं उसको परस्यू करता था। तो शायद मैं आपका सवाल का जवाब मैं इस तरह का देना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आदित्य सर से मैं पूछता हूँ एक सवाल कि एक गेम आया था, उस गेम का नाम बाहुबली द गेम, और उसका भी आपने कैरेक्टर को डिजाइन किया था। जरा बताएंगे उस गेम के बारे में? ठीक है, मेरे ख्याल से वो तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं। अच्छा। मेरे ख्याल से वो, आप सवाल का कुछ ऐसे कुछ तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग जवाब नहीं है उसका, क्योंकि जस्ट गेम कैरेक्टर्स। अच्छा 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 अच्छा। इंस्टेड आप मुझे और कुछ अच्छा सवाल पूछ सकते हैं अबाउट कि हाउ आई डेवलप माय ड्राइंग स्किल्स, जो सर, शायद लोगों को सुनने में ज्यादा पसंद सर, आएगा। सवाल ये है कि कॉमिक कॉमिक वर्ल्ड में आपने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, और बहुत ज्यादा आपने हम्म। उसमें कंट्रीब्यूट किया है। वो प्राण के कॉमिक्स में हो या किसी और कॉमिक्स में हो, जरा बताएंगे? हम्म। आज बचपन में हमने कॉमिक्स पढ़ के बड़े हुए हैं, और आज के बच्चों को कॉमिक्स की जगह फोन पसंद है। देखो कैसा था कि वो जमाना कुछ अलग था पहले का। तो पहले मोबाइल नहीं थे, बराबर है। और बिल्कुल। लोगों को जो है कुछ जो रीडिंग में जो मजा आता है, रीडिंग में, और जो कॉमिक फ्रेम्स में देखने में जो मजा आता है, क्योंकि वो तो सिर्फ
विजुअल है, वो ऑडियो विजुअल नहीं है। तो वो देख के जो उनको मजा आता था कि अरे वहां पे कैरेक्टर ऐसा एक्शन कर रहा है, वहां पे कुछ तो ऐसे वो जंप कर रहा है या फिर कुछ एक्सप्रेशन दे रहा है, तो वो देखकर उनके दिमाग में बहुत सारे विजुअल्स क्रिएट होते थे, जो ऑडियो विजुअल वो दिमाग में चल रहे थे। करेक्ट। तो वो चीज, वो ज्यादा लोग मजा लेते थे तभी, तो इसलिए वो तभी कॉमिक का बहुत ज्यादा क्रेज था एक टाइम। सैडली इंडिया में इतना कॉमिक का क्रेज नहीं जितना बाहर फॉरेन में है। आज भी फॉरेन में लोग कॉमिक खरीदते हैं, कॉमिक के लिए अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। यहाँ पे भी होता है फेस्टिवल्स कॉमिक के, बिल्कुल पर उतने बिल्कुल बिल्कुल सर। लोग उतना कॉमिक के लिए अपने यहाँ पे क्रेज नहीं है जितना बाहर है। और अपने यहाँ पे बहुत अच्छे कॉमिक आर्टिस्ट हैं, अपने यहाँ बहुत अच्छे कॉमिक आर्टिस्ट हैं। पर पर वो उनको इतना ही है कि वो लोग सारे बाहर कॉमिक, फॉरेन कॉमिक के ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। रिस्पेक्ट भी मिलता है उनको, पैसा भी उतना बाहर अच्छा मिलता है। फिलहाल साल का मेरा कॉमिक इंडस्ट्री में घुसने का एक रीजन अलग था। मुझे कॉमिक्स के लिए इतना प्यार नहीं था पहले। आई वॉज नॉट सो मच पैशन फॉर कॉमिक्स। आई यूज्ड टू वॉच कॉमिक्स। अगर मुझे कोई मिल गया सामने तो आई यूज्ड टू वॉच देम। एंड व्हाट आई यूज्ड टू सी इज बेसिकली कि वो ड्रॉ कैसे किया है, इतने छोटे फ्रेम्स में। अगर आप देखा जाओगे तो देखो तो कॉमिक के इतने छोटे छोटे फ्रेम्स होते हैं, और इतनी छोटी फ्रेम्स के अंदर आपको कैरेक्टर मेंटेन करना है। अगर आप देख रहे हो कोई पर्टिकुलर हनुमान है या राम है, या फिर जो पहले के फैंटम कॉमिक्स आते थे, बैटमैन के आते थे, तो उस कैरेक्टर को कंसिस्टेंटली सेम कैसे रखते हैं कि अरे यहाँ पे भी बैटमैन सेम लग रहा है, उधर के फ्रेम में भी बैटमैन सेम लग रहा है, बराबर है। और तो बैटमैन पूरे कॉमिक पे एक ही रहने वाला है। उसके जो फीचर्स है, उसके बॉडी प्रोपोर्शंस है, वो सिमिलर कैसे होते हैं। बाद में उसने डायनामिज्म कैसे लेके आते हैं, वो अगर एक्शन कर रहा है, हाथ सामने लेके आ रहा है, तो फोन शॉटिंग कैसे हो रहा है, समझ रहे हो? तो ये जो है, जो डायरेक्शन है बेसिकली, वो फ्रेम में कैसे उसको फिट करना है, उसको कंपोज कैसे करना है। अगर आप बोलोगे कि कॉमिक फ्रेम है, वो अगर देखा जाए तो एक मूवी का एक सिर्फ एक विजुअल है, एक फ्रेम है सिर्फ। करेक्ट। जैसे आप मूवी में देखते हो, सारे फ्रेम्स फटाफट जैसे 30 फ्रेम पर सेकंड रन होते हैं। यहाँ पे एक ही फ्रेम को फ्रीज करते हैं कॉमिक के अंदर। तो वो कैसे कंपोज करना है उसको, उसको लाइटिंग कैसे करना है, उसके प्रोपोर्शंस और उसके पर्सपेक्टिव कैसे मैच करना है उसको। तो ये सारी चीज सीखने के लिए मैंने कॉमिक ज्वाइन की, और वहां से मुझे काफी नॉलेज मिला रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट आर्ट, रिगार्डिंग डायरेक्शन, रिगार्डिंग कंपोजिशन, रिगार्डिंग कलर, कलर पैलेट, उसको कलर मूड कैसे बनाना है उस फ्रेम को। तो वो चीजों से और मेरे जो नॉलेज में ना काफी सारी चीजें ऐड ऑन होती गई। और कॉमिक के बाद फिर मैं आई मूव टू दी कॉन्सेप्ट वर्ल्ड, जहाँ पे फिल्म के लिए भी कॉन्सेप्ट बनाता हूँ। तो वो बिल्कुल सर। मेरे लिए बहुत आसान हुआ। यस। बिल्कुल सर। विस्पाल सर, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने मन की बात में आपका जिक्र किया था, आपके काम की बहुत तारीफ की थी, और उससे आपका नाम मतलब गांव गांव के लोग तक भी जानने लग गए। उस वक्त आपकी कैसी फीलिंग रही होगी जब मन की बात में आपका नाम का जिक्र हुआ था? हाँ, वो मेरे लिए एक ऑस्कार मोमेंट था। मैं कई बार इसकी जिक्र में कर भी चुका हूँ, लोगों से बात भी कर चुका हूँ। वो एक एक संपूर्ण रूप कहते हैं ना, एक सरप्राइज था हमारे लिए कि एक पंत प्रधान जिसको कहते हैं, जो प्रधानमंत्री है, वो अ, आपकी कला के बारे में पहले तो ये है कि एक प्रधानमंत्री आपका आर्ट को जानते हैं। वो भी 2015 की बात है। हमें मेरे ख्याल से 2014 में स्टार्ट हुआ मन की बात, 2015 की बात है। तो उस समय काफी
पॉपुलैरिटी था मन की बात का, लोग देखते थे, तो ये एक अच्छा एक सुखद अनुभव रहा है मेरे लिए। तो मैं इसलिए मैं उनका थैंक्स कहते नहीं थकूंगा। और दूसरी बात है कि इसके बाद में जो पेंटिंग मैंने उनके लिए बनाया भी था एज ए रिटर्न गिफ्ट, वो भी उनके हाथ में गया, जिसमें कि प्रधानमंत्री एक आम जनता की तरह, आम आदमी की तरह छाता लेके प्लेटफॉर्म के ऊपर में, कोरबा स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर चलते हुए मैंने दिखाया था। तो वो पेंटिंग भी काफी चर्चा का विषय रहा सोशल मीडिया में, और अल्टीमेटली वो उनके घर में गया। और वो पेंटिंग फिर बाद में ऑक्शन में ज्यादा मेरे ख्याल से ऑक्शन मनी से वो सेल भी हुआ वो पेंटिंग। वो जो पैसा आया उस पैसे से नमामि गंगा प्रोजेक्ट के जो थे था प्रोजेक्ट में उसमें लेते भी वो हैं। शायद वो खर्च प्रोजेक्ट में लगे। तो बहुत अच्छा एक सुखद अनुभव रहा है उनका मन की बात में मेरा जिक्र करना। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आदित्य सर, आ, ये स्कूल ऑफ आर्ट से आपने पढ़ाई की, अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होते? नहीं, ये सवाल आपका पूछना ही गलत है, क्योंकि शायद में कुछ बनता है नहीं। क्योंकि कैसे था कि वो बचपन से, जैसे बोलते हैं कि पैदा ही हुआ उसके लिए ऐसा हो गया था। और मेरे लिए और कोई चीजें देखना भी मेरे लिए क्या बोलते हैं उसके लिए, मतलब मेरा देखना भी मेरा ऐसा ये नहीं था कुछ सवाल ही नहीं था कि आज मैं क्या बनने वाला हूँ। सोचना भी नहीं था ऐसा कुछ। लेकिन मेरे पिताजी भी आर्टिस्ट हैं और नाना जी भी तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हो गए। तो बचपन से था कि बस यही पेंसिल है। और मैं सच बात बोलूं तो आप विश्वास नहीं करोगे, कलर्स को मुझे टच नहीं करने दिया उन्होंने। कलर से उतना ही करना है जितना अभी एग्जाम में करना है कलर्स। उन्होंने कहा जब तक ड्राइंग परफेक्ट नहीं हो तब तक कलर्स को हाथ नहीं लगाना। तो मैं अब टू द कॉलेज लेवल, कॉलेज के बाद भी शायद जॉब करते टाइम भी, तब तक मैं ड्राइंग ही कर रहा था। इट्स अ फैक्ट, आप बिलीव नहीं करोगे, इट्स अ फैक्ट कि मुझे पहले से ही बोला गया था कि कलर्स को हाथ नहीं लगाना है जब तक तुम ड्राइंग में परफेक्ट नहीं होगी। तो मैं ड्राइंग को इतना इतना पी गया था ना, इतना मतलब हर एक चीज को ऐसे उसको एनालाइज करना है, उसको कैसे परफेक्ट लेके आना है, उसके प्रोपोर्शंस, पर्सपेक्टिव। तो मैंने वो अंदर इतना रूटेड हो गया था। तो हर एक चीज जो है अभी मैं शायद रेफरेंस ही लेता हूँ मैं अभी। अगर मुझे कुछ बनाने के लिए बोलोगे तो मैं ना फिगर ना कोई किसी चीज का रेफरेंस नहीं लेता हूँ, मैं डायरेक्ट मेमोरी ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि वो इतना मेमोराइज हो चुका है चीजों को। राइट फ्रॉम एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, या फिर पर्सपेक्टिव हो, या फिर फिगर्स हो, या कोई डिजाइन हो, जो भी है। तो वो सारी चीजें जो है इतने बचपन से इतनी 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 घिस ली है मैंने। तो उसकी वजह से ऐसा हो गया कि आप जो सवाल कर रहे हो कि अगर मैं और कुछ बनूं तो आर्टिस्ट क्या नहीं बन होते तो सकता हूँ, तो शायद क्या होते? सोचना भी आपको मैं मुश्किल है। सच और एक चीज बात बोलूंगा। आपको मैं और एक चीज बोलूंगा। बच्चे मेरे फ्रेंड्स आते थे, विश्वास जी, बच्चे में फ्रेंड्स काफी सारे आते थे मेरे को बोलने के लिए, चलो क्रिकेट खेलेंगे, चलो भाई गिल्ली डंडा खेलेंगे। अभी तो गिल्ली डंडा का टाइम था, बराबर। तो मुझे जो है पिताजी ने बोला था कि ये घर से बाहर निकलोगे तो बाहर ही रहोगे, घर पे आना ही नहीं है, दरवाजे बंद। तो हमारे लिए तो ऐसा था कि यार फिर खाना पीना क्या हो जाएगा, कहाँ खाएंगे, क्या पियेंगे। तो बचपन में बहुत रोता था मैं। मेरे डैडी जो है ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रखे थे कि भाई यहाँ से घर से बाहर जाना नहीं है, उन बच्चों के साथ खेलना ही नहीं है, क्योंकि खेलोगे तो तुम घर पे आओगे नहीं वापस। तो घर पे ही रहना है, और कंटिन्यूस ड्राइंग हो या फिर स्टडी हो। पिताजी इतने सारी किताबें लाई थी घर पे मेरे लिए कि वो किताबें देखते रहो, उसको कॉपी करो। और कौन सी किताबें, जितने भी ओल्ड मास्टर्स के अच्छी किताबें, एक चीज हमेशा उन्होंने सिखाया है कि अच्छी चीजें देखोगे तो अच्छी चीजें बनाओगे। तो जितना हो सके आप अच्छी चीजें देखो भी, और अच्छी चीजें प्रैक्टिस करो। तो ऐसा रहा कि मेरा माहौल ही वैसा रहा कि मतलब आप बोलो कि दूसरा क्या आप बनोगे, तो वैसा कुछ था ही नहीं। दूसरी एक मेरी चीज थी जो मुझे बहुत पसंद है, वो म्यूजिक। म्यूजिक मुझे पसंद है।
तो मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ। कभी कभी घर पे मैं अपने माउथ ऑर्गन अपने माइंड रिलैक्सेशन के लिए बजाता हूँ माउथ ऑर्गन वगैरह। तो वो मेरे पास है कलेक्शन। और एक ड्राइंग पेंटिंग, बाकी और मेरे को और कुछ हॉबी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बिस्वाल जी, आप जो भी पेंटिंग बनाते हैं अभी, वो पेंटिंग पोस्ट करने के साथ ही बन जाते हैं वायरल। मतलब पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंच जाते हैं। तो आप जिस शहर में अभी है, नागपुर है शायद, नागपुर। कभी आपने सोचा है कि किसी बड़े शहर में जाके बस जाना? दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, या कलकत्ता, या कहीं और? कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आया? क्यों, नागपुर में क्या कमी है? नहीं सर, नहीं, मतलब जस्ट ये बहुत बड़े बड़े शहर है, बहुत बड़े बड़े। तो अभी तो ऐसा है कि जो छोटे शहर में रहते हैं अभी, छोटे शहर कह सकते हैं आप नागपुर को, लेकिन जो कि छोटा है नहीं, ये महाराष्ट्र का सेकंड कैपिटल है। बात उसकी नहीं है। आप अगर ले जाएं तो आज की तारीख में जो छोटे शहर में, जो सो कल्ड छोटे शहर में जो भूख है, जो आगे बढ़ने की जो चाहत है, शायद वो कलकत्ता, बम्बे, दिल्ली में जो रहते हैं उनमें वो नहीं है। उनमें वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, वो घमंड आ गया है। तो उन्हें जो लगता है, देखिए आप क्रिकेट के फील्ड में भी ले लेना, आप डांस की फील्ड में ले लेना, सोशल मीडिया में आप देखते होंगे, तो जिसमें जो चमकते ज्यादा ना, वो है स्मॉल टाउन में से जाके। ठीक है, ये तो एक अलग नैरेटिव हो गया। बट इसमें ट्विस्ट यह है कि अभी हम पूरी दुनिया जो है ऑनलाइन की वजह से, दिस इज ए ग्लोबल विलेज। मैं नागपुर छोड़ दो, मैं अगर उड़ीसा का छोटा सा मेरा जो रिमोट में अगर वही टाउन में भी रहता ना, मैं उतना ही चमक जाता। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये जो फेसबुक कहो, इंस्टाग्राम कहो, ट्विटर कहो, ये ऑनलाइन गैलरीज है। जो दीवारें पहले सीमेंट, रेती और ईंट की होते थे, वो अब आपकी जो मोबाइल स्क्रीन पर है। तो आपने पेंटिंग किया, पहले क्या होता था, उस समय दिक्कतें थी कि मुझे एक बड़ा गैलरी में डिस्प्ले, हालांकि तब एक गैलरी में पेंटिंग का डिस्प्ले होना ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होता है। लेकिन आज के टाइम में हमें ये बताओ, खास करके इंडिया देखता, हम एग्जीबिशन करते हैं लेकिन बहुत कम टर्नआउट होता है। क्या भी वजह हो सकता है, आज कोविड आ गया, आज कुछ भी हो गया, तो उसकी वजह से क्या है कि ट्रैफिक है, आज रियल गैलरी में जाना थोड़ा कम हुआ है। तो इसकी वजह से ऑनलाइन जो है ये काफी बढ़ चढ़कर आगे आ गया है। तो आपने पेंटिंग किया, उसे आपने सोशल मीडिया में पोस्ट किया, तो ये काम, अब मैं नागपुर में रहता हूँ, मेरा व्यूअर लंदन में है, अमेरिका में है, तो उनके पास पहले चले जाते हैं। आपको बता दूं, मेरी ऑनलाइन बायर में से 70% अमेरिका से बिलोंग करते हैं और मोस्टली कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट से। मुझे ये बताओ, ये कैसे संभव हुआ? आज की तारीख में ये शहर कोई मायने नहीं रखता है। ये गलत धारणा आप मन से हटा दो कि कोई आर्टिस्ट सरवाइव करेगा। अगर हाँ, उसमें एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जैसे कि हर आर्टिस्ट तो अपनी पेंटिंग को बेच के सरवाइव नहीं कर सकता ना, वो सिखा सकता है, उसमें और भी कुछ कमर्शियल आर्ट कर सकता है, उसके ऑप्शन बड़े शहर में डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अगर आप एक हार्डकोर आर्टिस्ट है, पेंटर है, और आपके काम में थोड़ा बहुत रिकलेक्शन वैल्यू है, लोग उसे पहचानते, लोग आपकी स्टाइल से वाकिफ है, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई लंदन या न्यूयॉर्क जाने की आवश्यकता है। आप नागपुर में रहो, आप तिरुवनंतपुर में रहो, आप कटक में रहो, आप पुरी में रहो, या आप सांगली में रहो, कहीं भी रहो, आपकी किसी भी हुनर को जगह पे। दिखाने का जरिया आपका सोशल सोशल मीडिया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, विस्वाल जी और आदित्य जी,
आपसे निवेदन है कि जो हमारे नए जनरेशन के जो आर्टिस्ट है या बच्चे हैं, उनको कुछ आप बताना चाहेंगे, कोई मैसेज? आदित्य जी, विश्वास जी आप ए बोलिए फॉर आदित्य, पहले। ए फॉर आदित्य, बी फॉर विजय। तो आदित्य जी पहले अरे बाप कहेंगे रे। और विजय बिस्वाल बाद में कहेंगे। कहिए। चलो कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आज के जनरेशन को तो बिल्कुल ऐसे हमारे जैसे जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो आज इंडस्ट्री में अच्छा उन्होंने एक मकाम हासिल किया है, तो उनके एडवाइस सीरियसली सीरियस मतलब ऐसे लेने चाहिए। मतलब ये बहुत मैं देखा है, हम लोग एडवाइस तो करते हैं पर कोई फॉलो नहीं करता, सिर्फ सुनते हैं और अपने कान से निकाल देते हैं। तो कभी कभी लगता है कि एडवाइस भी क्यों करें, राइट। पर मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं उल्टा मैं उन लोगों के लिए बोलूंगा, एटलीस्ट जो 100 में से 10 लोग जो सुनने वाले हैं उनके लिए मैं एडवाइस जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा एडवाइस करना बनता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि जैसे पहले के जमाने में गुरुकुल की एक चीज ही एक प्रथा थी। आपको पता हो गुरुकुल मतलब क्या होता है, जहाँ पे डिसिप्लिन होती है चीजें, मतलब जैसे आप गुरु की बात सुनते हो, उसको फॉलो करते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपने काम में। तो ये चीजें जो है अभी भी अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको चीजें जो आपको लाइफ में अचीव करना है तो आप जल्दी अचीव कर पाओगे। जैसे हम लोग हमारे मेरे टाइम पे जैसे मैं सीख रहा था, तभी मेरे पिताजी और नाना जी हमें बोलते रहे कि आज मुझे शाम तक इतने 50 ड्राइंग चाहिए, या फिर हमें बोलते रहे कि वो सूर्य जब भी सुबह 5 बजे ऊपर आया है सूरज, तभी से लेके शाम को 6-7 बजे, जब तक वो डूबेगा नहीं तब तक मुझे बोलते रहे कि तब तक तुम्हें काम करना। नहीं, इट इज रियली अ फैक्ट, आई एम टेलिंग यू। आई यूज्ड टू सेट आई वाज टू बी विद माय ग्रैंडफादर, ओके, एंड ही वो मुझे बोलते रहे कि वहां पे बालकनी बैठना, घर के अंदर भी नहीं, मुझे बोलते रहे वहां बालकनी है, बालकनी बाहर बैठो और ये किताबें हैं एनाटॉमी की, एनाटॉमी किताबें हैं, वो सारा जो बुक है वो तुम्हें 10 बार कॉपी करना है, उसको रखना है उसको। मैं कितने साल का था तब, मैं मेरे ख्याल से 12-13 साल का रहूंगा मैं शायद। और सोचिए तब मैं बैठकर वहां पे सुबह 6 से बैठकर शाम को 6-7 बजे तक मैं सिर्फ उसको कॉपी करता था। तो ये जो चीजें थी ना, ये हार्ड आज वर्क, मुझे बहुत हार्ड काम आ वर्क। रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हार्डकोर ट्रेनिंग। तो ये जो बच्चों को आज सिटिंग जो बोलते हैं ना, एक बैठक होनी चाहिए। ऐसे आज भी बड़े बड़े जो गाने वाले भी जो है वो घंटों रियाज करते हैं बैठकर अपने यहाँ पे सिटिंग की। अभी वो बोलते हैं ना, एक वो रही नहीं है बात। लोगों का ना तुरंत उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। किसे डाइवर्ट होता है? फोन से डाइवर्ट होता है। अरे यार किसका मैसेज आया, व्हाट्सएप पे क्या आया होगा, या फिर इंस्टाग्राम पे किसने क्या पोस्ट किया। तो वो जो चीजें आती हैं, आप थोड़ा सा उससे बाहर निकलोगे। एटलीस्ट एक टाइम डिसाइड करो कि मुझे इतने घंटे काम करना है, उसके बाद में मैं फोन चेक करूं या दोस्तों से बात करूं या घूमने जाऊं, कुछ करूं, वो आपके ऊपर है। तो एटलीस्ट एक 6 घंटा डेडिकेशन 8 घंटा चाहिए। आपको सिर्फ डेडिकेशन चाहिए। मेरा कहना है, उतना अगर आप कर पाओ ना तो आप जरूर कुछ जिंदगी में कुछ बनाओगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। विश्वाल सर। वो भी अ, विश्वास जी। मैं उसमें ज्यादा कुछ ऐड करना नहीं चाहूंगा। बस इतना है कि मैं ऐसा है कि आज की तारीख में आपके ऑनलाइन इतने सारे साधन अवेलेबल है आपके सामने, ठीक है। उसका फायदा लीजिए। यूट्यूब में इतने सारे चीजें, इतने सारे स्किल शेयर की जाती हैं, तो उसको फायदा लो। और दूसरी बात है कि थोड़ा नेचर के साथ ताल्लुकात बनाए रखो। आप बाहर जाके जो लाइव चीजें देखते हो, अगर कोई मिलता नहीं तो अपने आप कुछ मिरर में देख के कुछ स्केच किया करो। मैं कहता हूं कि डेली आप आधा घंटे में कम से कम 20 स्केच कर लिया करो। और इतना फास्ट करो स्केचेस कि आपका हाथ थोड़ा सा बैठ जाए, एक स्टाइल, एक शैली डेवलप हो जाए। तो आप देखो मत आप क्या कर रहे हो, आप सोचो। अगर आप आधे घंटे में 20 स्केच बना रहे हो तो इसका मतलब है 1 मिनट 1.5 मिनट में आपको एक स्केच बनाना पड़ता है। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। घर के सामने एक फूल हो सकता है, एक डब्बा हो सकता है, अपना घर का टीवी हो सकता है, अपना चेहरा हो सकता है, अपना डॉगी हो सकता है, ठीक है।
तो इस तरह कुछ चीजों को आप बनाओ तो ताकि आपका फ्लुएंसी हो जाए। और जैसे कि कहा आदित्य जी ने कि आप कोई मास्टर से अगर हो सके तो आप उनका वर्कशॉप अटेंड करो, या तो यूट्यूब में कई सारे आर्टिस्ट हैं जो कि शेयर करते रहते हैं, तो उन्हें देखिए और उनसे इंस्पिरेशन लो और हार्ड वर्क करो, काम करो। और दूसरी बात, यंग जनरेशन में ये कमियां देखता हूं कि वो आर्टिस्ट से मिलते हैं इसीलिए नहीं कि उनकी आर्ट को देखें और उनको पूछे कि आर्ट में क्या है। वो ज्यादा इंटरेस्ट ये रहता है कि वो अपना काम को दिखाए, सिर्फ आर्टिस्ट को नहीं। आप अगर कोई पेंटिंग करते हो, कुछ करते हो, आपको लगता है कि आपने कमाल कर दिया, अपना पेट थपथपाते हो, फिर सोशल मीडिया पोस्ट करते हो, थोड़ा सा अपने आप को रोक लो, देखो, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। जो जो मिस्टेक्स आपको अभी दिख नहीं रहा है वो 2 दिन के बाद आपको दिखाई देगा। बी योर ओन क्रिटिक, हार्ड वर्क करो, अपनी क्रिटिक बनो। पेंटिंग करने के बाद तुरंत खुश मत हो जाओ, 5 दिन के बाद देखो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कितने मिस्टेक उसमें है, ठीक है। हड़बड़ी मत करो, एकदम से जाके इंस्टाग्राम में पोस्ट मत कर दिया करो, चेक आउट माय न्यू वर्क। अवॉइड इट। सो ऑल द बेस्ट सभी कलाकारों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, जो भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और एक बार सभी माओं को, सभी माताओं को मदर्स डे पर मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी वजह से ये दुनिया आगे बढ़ती है। आप ही का अवदान अमूल्य है, अनमोल है।